हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा प्रोनाउन वाला जो सेक्शन चल रहा था उसी का ये नेक्स्ट क्लास है। आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, पहले इसके बारे में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में देख लिया था, प्रोनाउन क्या है, और एक प्रोनाउन मोर देन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। जिस तरह से somebody, someone, ये सभी प्रोनाउन ही है। ये किसी एंटीसीडेंट का मुंह नहीं देखते हैं कि अगर तुम आओगे तभी हम आएंगे। जब इन जनरल अगर किसी की बात करनी होती है तो ये सारे प्रोनाउन यहाँ पर काम आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। हाँ, तो प्रोनाउन का ये डेफिनेशन हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने पर्सन्स देख लिए थे। फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज को इनरिच करने के लिए, अपने कल्चर को दिखाने के लिए, बात करने के तरीकों को दिखाने के लिए, औधा, लिबरल नेचर और पोलाइटनेस, इन सब चीजों को दिखाने के लिए किस तरह से हम सीक्वेंस लगाने वाले थे, वो सेक्शन। और उसके बाद कब हम मिस्टेक करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग किस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स को किस सीक्वेंस में लगाएंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर हमारा एवरी और एवरी वन, इधर और, नीदर नॉर, ये सारे सेक्शन हो गए थे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, दैट इज इधर और नीदर नॉर वाला सेक्शन। एक बार मैं फिर से यहाँ पे, कहाँ से मैं शुरू करूँ? हाँ, चलिए इसे कंपैरिजन से करते हैं। इफ इन केस अगर आगे कोई इश्यू आता है उससे रिलेटेड तो विल डिस्कस अबाउट इट देयर। अभी हम बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक के बारे में। ये जो सेक्शन है ये स्पोकन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक ना, most of the time you need to focus on those area of grammar। हमें ग्रामर के उस एरिया पे फोकस करना चाहिए जहां पर ज्यादातर एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज किया जाता है। आप यहां से आप देखोगे स्पोकन पर्पज से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करने वाले थे हम यहाँ से, आफ्टर देन और एज द प्रोनाउन यूज्ड कैन बी नॉमिनेटिव। जब भी हम किसी चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों में होता है। अगर वर्ब का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वर्ब से करेंगे, नाउन का करेंगे तो नाउन से करेंगे। तो समझिए यहाँ पर हम करेंगे वर्ब और वर्ब का जब कंपैरिजन कर रहे होंगे, या दो लोगों के बीच में किसी भी कंडीशन में कंपैरिजन कर रहे होंगे, उस कंडीशन में एक और खासियत जो हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में बात की थी, उस दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज तो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये क्लियर है। दूसरी चीज हम कोशिश करते हैं कि रिपीटिशन को अवॉइड करें। हम प्रोनाउन यूज क्यों कर रहे हैं कि रिपीटिशन को अवॉइड करना है। वैसे हम क्यों बार बार वर्ब को भी रिपीट करें? तो कुछ चीजें हिडन होती हैं, उसको हम हटा देते हैं, वो अंडरस्टूड होती है। ये क्या चीज है, जब एग्जांपल दूंगी तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन देन और इसके साथ करते हैं। और लेकिन हम नाउ प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे? नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। नॉमिनेटिव के बारे में हम लोगों ने पहले ही क्लास में बात कर ली थी। क्या होता है नॉमिनेटिव? आई ही शी इट दे, ये नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए इफ अ वर्ब इज, और ऑब्जेक्टिव केस ये नॉमिनेटिव होगा और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों देख लीजिए, इसको कहां कहां पे कैसे यूज करना है। सिंपल ट्रिक है, इफ अ वर्ब इज अंडरस्टूड और हिडन, जब यहाँ पे हम दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे होंगे और वो जो काम कर रहे हैं, सपोज हम उनका कंपैरिजन करें, जैसे एक सिंगर है तो दूसरा उससे बेटर है कि नहीं, एक अच्छा गाता है तो दूसरा अच्छा गाना तो हो गया वही चीज, एक अच्छा डांस करता है तो दूसरा कैसे करता है, उसका कंपैरिजन ज्यादा बेटर कौन है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्या फॉर्म यूज करेंगे? आप समझ लीजिए वर्ब और वर्ब का कंपैरिजन हो रहा है। इफ वर्ब इज अंडरस्टूड, इसी की बात करी थी। अगर हमें पता है वर्ब का अंडरस्टूड है तो हम उसे रिपीटिशन को अवॉइड करेंगे और कौन सा प्रोनाउन यूज कर देंगे? नॉमिनेटिव। तो यहाँ पे वर्ब का भी रिपीटिशन अवॉइड करेंगे और उसके साथ एक ही नॉमिनेटिव प्रोनाउन के साथ काम खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ नो वर्ब इज अंडरस्टूड यूज ऑब्जेक्टिव केस। तो दो कंडीशन लगेगी। अगर वर्ब अंडरस्टूड है तो हम क्या लगाएंगे? नॉमिनेटिव केस। जिस तरह से ही इज टॉलर देन आई एम, अगर मुझसे कंपैरिजन किया गया है, दो लोगों का है, सपोज ये दो बंदे हैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। सपोज ये एक लड़का है और ये आप हो, ठीक है। इस कंडीशन में आपसे लंबा है, ठीक है। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके और इसकी हाइट के बीच में कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये लंबा है मुझसे, आई एम। तो इस वाले
वर्ड में एम अंडरस्टूड है, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा कंपैरिजन इसकी हाइट से हुआ है। तो कहाँ किया गया, ही इज टॉलर देन आई एम, तो एम नहीं लगाएंगे, बस हम इतना लिखेंगे ही इज टॉलर देन आई। ठीक। हिडन वर्ब एम नॉमिनेटिव केस, हिडन वर्ब है एम है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, मुझसे ज्यादा लंबा है। फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे क्या ड्रॉप कर देंगे, वर्ब ड्रॉप कर देंगे और प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म लगा देंगे। फिर अब नेक्स्ट देखो, शी सिंग्स बेटर देन आई डू, जितना जैसे वो गाना गाती है, शी सिंग्स बेटर देन आई डू, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से। अब ये भी वर्ब का ही कंपैरिजन हो रहा है, गाना भी एक वर्ब होगा, आई डू भी एक वर्ब हो गया, इन दोनों का ही कंपैरिजन होगा। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस ड्रॉप कर देंगे, इसको हम नहीं यूज करेंगे डू को, और उसकी जगह हम नॉमिनेटिव केस लगा देंगे, तो वो मुझसे अच्छा गाना गाती है, तो शी सिंग्स बेटर देन आई डू, आई डू हटा देंगे, शी सिंग्स बेटर देन आई, दैट्स इनफ। उसके बाद हमें डू लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज यहां पर ये एक मेल है, ठीक है, इसका नाम है ही, गॉट दिस पॉइंट। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, जब नॉमिनेटिव की बात कर रहे होंगे तो जो उस सेंटेंस में काम कर रहा होगा एज अ सब्जेक्ट की जगह पर जो होगा वो नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा। और वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट जो रेफर कर रहा होगा, किसी चीज के बारे में बात कर रहा होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट जो उसके बाद आएगा। इसको मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर इस पे आती हूँ। जिसका ये पॉइंट नहीं क्लियर है उसको नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। जैसे बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ही किक्ड द बॉल, तो यहाँ पे ही ये नॉमिनेटिव हो गया, सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है कि इसने क्या किया, काम क्या किया, वर्क किया। इम्पैक्ट किससे जुड़ा, किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, बॉल की तरफ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बॉल कोई काम नहीं कर रही है, बस इसका इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी जगह पे हम जो लगाएंगे वो नॉमिनेटिव केस। ये तो ही नहीं, नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये है कुकी, तो कुकी की जगह पे जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो नॉमिनेटिव केस हो गया। इसकी जगह पे जो हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, नॉट केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए इस वाले पॉइंट को, अब समझिए ये सिनेरियो, ये एक लड़का है, क्या है, ही, यहाँ पे एक लड़की है, और यहाँ पे अगेन एक लड़का है। अभी लेफ्ट ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा तो ये पॉइंट हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। ये शी है और ये अगेन एक दूसरा लड़का है, ही है, ठीक। ये लड़की, ये दोनों एक दूसरे को सामने से अगर हम बात करें, दे लव ईच अदर, ये इसको बहुत पसंद करता है, ये इसको बहुत पसंद करता है। इसको हटा के लड़की बना दो, ठीक है। मैं आपको एलजीबीटीक्यू की लेस्बियन वाली स्टोरी अगर बता रही हूँ, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, और ये एक लड़का है, ये दोनों, ये इसको पसंद करता है, ये इसको पसंद करता है, बट इसको नहीं पता है, इस लड़की को नहीं पता है कि ये इसे पसंद करता है, ठीक। इस लड़की को डाउट होता है कि ये इसे ना पसंद करके, ये लड़का इसे ना पसंद करके इसके फ्रेंड को पसंद करता है, ठीक। ये डाउट हो गया। अब ये स्पीकर बन गई, ये बताएगी नहीं ऐसा नहीं है, ही लव्स यू, ही लव्स यू मोर देन मी। ये सोचती है, ये सोचती है, इसके थॉट में है कि ये लड़का इसे पसंद करता है, लेकिन ये कहती नहीं ऐसा नहीं है, ही लव्स यू मोर देन मी, वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है मुझसे, मतलब तुम्हें ज्यादा प्यार करता है मुझसे। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सा केस लग जाएगा। अब ये सिचुएशन समझ गए तो अब आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आएगा। ये ही लव्स यू मोर देन मी यहाँ पे कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रही है नहीं। लव वर्ब किसके लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, इस लड़के के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जब ये कुछ नहीं कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, व्हाट दिस पॉइंट और नॉट, ऑब्जेक्ट का
ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगा हुआ है प्रोनाउन का, क्योंकि शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ये तो ये लड़का है ना, who loves he loves you more than I, मोर देन मी, वो तुम्हें प्यार करता है मुझसे ज्यादा। अब ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और मजेदार भी है, क्योंकि स्पोकन पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही सेंस चेंज होगा वैसे ही तुरंत ही आई और मी में चेंज हो जाएगा। अब अगर ये कहना है ही लव्स यू मोर देन आई, अब मैंने बोला था ना ये लड़की भी इसे पसंद करती है, लेकिन जानती है कि जिस तरह की सोसाइटी है पेयर तो यही बनना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये लड़की कहती है नहीं, ही लव्स यू मोर देन आई, ये तो पहला वाला सेंटेंस हम लोग देखा, ही लव्स यू मोर देन मी, और ही लव्स यू मोर देन आई अगर कहेगी तो ये लड़का तुमको जितना मैं तुमसे प्यार नहीं करती उससे ज्यादा ही तुमसे प्यार करता है। अब समझ में आया दोनों का कंडीशन। जब यहाँ पे दो, ये लव्स और ये लड़की भी इसको पसंद करती है, दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे लव वाले एंगल पे हो रहा है। जब लव वाले एंगल पे होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन दोनों का प्यार का हो रहा है और ये दोनों नॉमिनेटिव फॉर्म में होंगे, ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म में है, ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ही लव्स यू मोर देन आई, जितना वो तुमसे इतना प्यार करता है जितना मैं भी नहीं करती। ये पॉइंट समझ में आया। और इस वाले में क्या कह रहा है कि ही लव्स यू मोर देन मी, और वो तुमसे प्यार करता है मुझसे भी ज्यादा। समझ में आया? तो यहाँ पे प्यार का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है मेरे से ज्यादा, जितना वो मुझसे नहीं करता उससे कहीं ज्यादा। तो यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों के प्यार को एक्टिव या वर्ब का कंपैरिजन हो रहा है। फॉर दैट पर्पस हम एक जगह पे आई लिखेंगे तुरंत ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, एक जगह मी लगाएंगे तुरंत ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, मुझे ये क्लियर करिएगा आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद रवि वर्क्स एज हार्ड एज ही, हिडन वर्ब क्या है, डज, नॉमिनेटिव केस ही। यहाँ पे रवि वर्क्स एज हार्ड एज ही डू, डू को अगेन यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, यहाँ पे एज ही ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं कंडीशन। देखिए वर्ब अंडरस्टूड, जब लास्ट वाला वर्ब अंडरस्टूड हो, यानी वहां पे वर्ब का कंपैरिजन किया गया हो, लास्ट वाला वर्ब अंडरस्टूड हो, उस जगह पे हम क्या लगा देंगे, आई नॉमिनेटिव केस लगा देंगे। ही इज टॉलर देन आई एम, तो आई एम की जगह पे सिर्फ इतना लिखेंगे, ही इज टॉलर देन आई। फिर है नो ऑब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद है नो हिडन वर्ब, नो हिडन वर्ब, अगर भी हिडन वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। और ही लव्स यू मोर देन मी, ये हो गया। आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया, आपको एक एग्जांपल भी दे दिया। प्रोनाउन आफ्टर टू बी वर्ब एम इज आर, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्ब का जो बी फॉर्म होता है, जो जिसके लिए बिल्कुल नया है, जिसने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, उसका वर्ब का मैं बता दूं, वर्ब के तीन जो फॉर्म होते हैं, बी टू बी फॉर्म होता है, डू और हैव, तो ये तीन तरह के फॉर्म होते हैं। ये नेक्स्ट अभी जल्दी हम इसको कवर करने वाले हैं, वर्ब वाला सेक्शन। इसमें जो लिखा ही हुआ है कोई जरूरत नहीं, टू बी फॉर्म जो होता है उसमें जितना भी कॉन्टिन्यूअस वाले जो सेंस देखोगे वो सब आ जाएगा, बी आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ये सब हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, ये हम कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करते हैं, ये हम फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट व्हाट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रेजेंट और इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन और बीन यूज करते हैं, बीइंग हम यहाँ पे वॉइस पे यूज करते हैं। इस तरह की चीजें जब हम वहां पे कर रहे होंगे तब आप देखेंगे, जब टेंस कर रहे होंगे और एक्टिव वॉइस पैसिव, जब वॉइस सेक्शन कर रहे होंगे तब आप यहाँ पे देखोगे इसका यूज, बी फॉर्म का यूज। अब देखिए जब इस तरह का कोई फॉर्म लगा हो, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात कर रहा हो, आई के साथ लगने वाला इज है, सिंगुलर के साथ रखने वाला, प्लूरल के साथ लगने वाला आर, जितने भी फॉर्म बी के होते हैं वो कोई भी अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है तो उसके साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस लगता है। देखिए स्पोकन में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यूज मी, कोई नहीं, बात बोलने में बहुत सारी चीजें चल जाती हैं, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। वहां पे आप प्रेजेंट होते हो, आपके साथ बोलने वाला आपकी बात को समझ रहा होता है, एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फॉर दैट पर्पज हम समटाइम्स वी अवॉइड द रूल्स,
समटाइम्स वी अवॉइड द स्ट्रक्चर। मैं कहती हूँ रूल नहीं है ग्रामर में, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ सेंस बेस्ड है। कुछ भी कहीं रूल लगा, बहुत नॉर्मल सी चीजें जितनी भी चीजें थी सिर्फ सब कुछ सेंस बेस्ड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इट इज आई नॉट मी। हाँ, तो इस तरह का बी का कोई भी फॉर्म लगेगा तो उसके साथ ग्रामेटिकल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमेशा नॉमिनेटिव ही लगाना। एग्जाम में यहीं पर आपसे खेलेगा, इट इज मी कर देगा, नहीं इट इज आई होगा। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट। अभी इसके हम और एग्जाम्पल भी देख लेंगे, अभी सिर्फ इतना देखिए। बी फॉर्म है, इट के बाद बी फॉर्म है, इट के बाद ये दिस के बाद बी फॉर्म है, दैट के बाद वॉज अगेन बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट वॉज दे हु हेल्प तो अगेन वॉज है, इट इज है, ये सब कितने हैं बी फॉर्म है। इसके साथ जब भी देखिए लगेगा कौन सा नॉमिनेटिव फॉर्म लग रहा है, इट इज आई, इट इज ही, इट वॉज शी, इट वॉज दे, इट वॉज वी। तो यहाँ पे एक तरह से एम्फेसिस करने के लिए जितनी भी चीजें दी जाएंगी, एक तो एम्फेसिस किया जाएगा। अगेन मैं कह रही हूँ स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एट द सेम टाइम आपको एक्सप्रेशन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ ही आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेशन दिखेगा, और आपको ये सब चीजें बात करने के टाइम आपको बहुत यूज करनी है। अभी मैं आगे नेक्स्ट आपको साथ में स्पोकन का भी चीजें यही बताते हुए चलती हूँ। रॉन्ग एग्जाम और एग्जाम्पल क्या है, मी लगा दो इसकी जगह पे। अगर रॉन्ग एग्जाम्पल ये होंगे, इट इज मी कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, इट इज मी, इट इज रॉन्ग। हाँ, और दैट वॉज हिम, नहीं दैट वॉज ही। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए पूरे। रूल समरी इन शॉर्ट, आफ्टर टू बी यूज ऑफ, यही चीज सेम चीज रिपीट है। अभी हम यहाँ से इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। नो ऑब्जेक्ट केस, इट वॉज हु और विच। देखिए अभी इसी के साथ, अभी इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे बता दिया, इसके साथ ही आप हु वाला भी देख लो, फिर दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कैसे? आफ्टर टू बी यूज नॉमिनेटिव केस, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर ये आ जाता है नो नॉट ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट केस, ये बट ऑब्वियस है, अभी हम देख कर आ रहे हैं। ये चीज याद रखिए। प्रोनाउन रूल्स आफ्टर हु, अब देखिए दोनों का कंबाइंड भी आपको मिल जाएगा। इट इज आई, इट इज वी, इट इज ही के साथ भी आपको हु कभी, हु और विच कभी यूज यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हु का मतलब क्या होता है, हु इंडिकेट एक तरह से आप देखिए सेंस दे रहा है कि किसी पर्सन की बात हो रही है। किसी पर्सन के लिए अगर आप देखो विच लगा के देखो तो क्या सही लगेगा? विच आप लड़की के लिए, चुड़ैल के लिए लगा सकते हो, वो वाला विच अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट विच, ये वाला WITCH वाला विच जो होता है वो हम नॉन लिविंग चीज के लिए नहीं लगाते हैं। तो जब हम लिविंग के, स्पेशली पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम हु लगाएंगे, और जब किसी नॉन लिविंग या थिंग के बारे में, किसी सामान या नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे तो हम उस जगह विच यूज करेंगे। पहले ये दो बात हो गई। अब इन दोनों को कंबाइन करिए। देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज आई हु वॉज लेट। इट वॉज आई, इट वॉज नॉट मी, यहाँ पे मी नहीं लगा हुआ, इट वॉज आई। क्यों? इट के बाद ये वॉज क्या है, ये क्या है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, हम देख कर आए हैं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा तो उसके साथ कौन सा लग जाएगा, नॉमिनेटिव लग जाएगा। Got this point? Who was late, जो कि लेट था। फिर क्या है, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज ही, अगर इसके साथ ये ही लग गया। अब देखिए दोनों लिविंग पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, ये भी ही भी एक पर्सन, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, हु लगाया। इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, अगेन क्या लगा हुआ है, हु लगा हुआ है। इट वॉज दे हु, अगेन पर्सन के लिए हु लगा हुआ है। तो इस तरह जहां पे देखोगे पर्सन आएगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हु का यूज कर रहे होंगे। व्हाट दिस पॉइंट। अब हम आते हैं, रुकिए अब यहीं पे 2 मिनट के रुक जाइए। स्पोकन के लिए जितने लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे करें, क्या करना है, स्पोकन की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ, जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे आगे बढ़ रहे हैं, ये हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है कि 10 साल उसी पे रिसर्च करने लगे। आप यहाँ पे करते जा रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है बस आप उसे स्पोकन पर्पज से कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे जैसे चलते जाएंगे, मैंने कहा था वो चैप्टर आपका गलत नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और उसके साथ आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी स्पोकन में। देखिए क्या करना है, जैसे ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, आप तुरंत इसको सिचुएशन में ढाल लीजिए। जब भी आप किसी लैंग्वेज को सिचुएशन में डाल के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है। ये नथिंग इज रूल एंड रेगुलेशन, कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जैसे आप अपनी हिंदी लैंग्वेज, तमिल या तेलुगु जो भी आप बोलते हैं, जैसे वो लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश भी सीखनी है। क्यों? धीरे धीरे बोलते बोलते सेंस आ जाता है। कैसे? देखिए
इट वॉज आई हु वॉज लेट। तो तुरंत ही जितने भी एग्जाम्पल है तुरंत ही एक सिनेरियो बना लीजिए, एक केस बना लीजिए। देखिए जैसे एक सिचुएशन होगी, मान लीजिए ये अवार्ड फंक्शन है, ठीक है, ये एक अवार्ड फंक्शन चल रहा है, यहाँ स्टेज पे एक लड़की परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे आपकी फ्रेंड जो है शी इज वेटिंग फॉर यू, हाँ आपके लिए वेट कर रही है। अब आप यहाँ पे दौड़ कर जब भी पहुंचे तो आप हो गए प्रोग्राम में लेट, ये आप आ गए, ये आगे सपोज ये आप ही हैं, अपने अकॉर्डिंग जेंडर लगा लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पहुंचे और उसने बताया कि शी फील सॉरी कि तुम परफॉर्मेंस नहीं देख पाए सबका, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नूरा फतेही और सबको ये आए हुए थे और आपने ये नहीं देख पाए, तो ये आपकी इसलिए ये शी फील्स गिल्टी। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इट इज आई हु वॉज लेट। और दो चीजें, एक मिनट स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें बोलूंगी। जब भी आप प्रैक्टिस करिए इस रूल के साथ, हमेशा कभी भी किसी रूल के साथ एकदम सीधे से रूल पर मत जाइए, हमेशा सिचुएशन बेस्ड चीजें कीजिए और एक से ज्यादा सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए। भले ही रेस्ट ऑफ द थिंग गलत हो जाती है, लेट इट बी, उसको होने दीजिए, लेकिन हमेशा सिचुएशन में कई चीजों का एक साथ मिक्सचर करके बोलिए, दैट हेल्प्स यू टू लर्न एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर आपको लैंग्वेज पढ़ लिया, रूल्स आ गए, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो एवरीथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज यूजलेस। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, एक्सप्रेशन। इट वॉज आई हु वॉज लेट, तो तुम क्यों बुरा फील करो, व्हाई आर यू फील गिल्टी, इट इज आई हु वॉज लेट। एक्सप्रेशन समझ में आया, मैं ये तो मेरी गलती है ना, ये तो मैं था जिससे जो लेट हो गया। लेकिन अब आप बताओगे तुरंत ही, अब इतने भी अच्छे नहीं हो, आप तुरंत ही डालोगे अपने फ्रेंड के ऊपर कि उसने गलती की थी। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इट इज ही हु वाज रिस्पॉन्सिबल। मैं तो लेट हुआ, इट इज ही हु वाज रिस्पॉन्सिबल। आई टोल्ड हिम गेट रेडी एट द टाइम बट ही वाज बिजी इन मेकअप। तो आप बोलोगे उसके ऊपर डाल दिया कि वो मेकअप करने में, गेट रेडी होने में ही टुक टाइम, उसने तैयार होने में टाइम ले लिया, इस वजह से यहाँ पे हम क्या होगा, लेट। और तुम जानते हो यहाँ का ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हम लेट हो गए। अब दो कंडीशन समझ में आई, आपका रूल प्रैक्टिस हो गया, आपको एक्सप्रेशन आ गया, आपको बोलना आ गया। एट द सेम टाइम आपको कभी भी ग्रामर में जो कोई सेंटेंस आता है, जैसे पैरा जंपिंग के लिए आप बोल रहे थे, एसएससी या किसी भी चीज के लिए, इन सब चीजों के लिए जब भी आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा चीज कैसे लगता है, तब आपको वहां पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, एवरीथिंग इज सेंस बेस्ड। तो आप बस सेंस लगाते चले जाओगे और चुटकियों में आंसर सॉल्व करते जाओगे। चाहे वो स्ट्रक्चर आ जाएगा चेंज कर, जो सेंटेंस एरर आ जाता है, पैरा जंपिंग आ जाता है, वो सब कुछ इसी से हो जाएगा आपका। इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, कैसे, तो आपने उसको ऊपर ब्लेम डाल दिया कि इट इज ही हु रिस्पॉन्सिबल, मेरे लेट होने के चक्कर में वो रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज दे, फिर यहाँ पे कुछ आप बताओगे कि यहाँ पर आपके साथ कुछ लोग और आए हैं, यहाँ पे आके वो भी परफॉर्मेंस देखने आए थे, ये चेयर पे आके बैठे हैं, आपने उनसे बताया कि देखिए मुझे ये चाहिए था, what I was what I wanted to say, हाँ, आप कहना चाह कि मैं भी इस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो इन लोगों ने आपकी मदद कर दी, ठीक है, यहाँ जल्दी पहुंचने में इन्होंने आपकी मदद कर दी, ट्रैफिक को क्लियर कराने में। तो फिर आप क्या बताओगे, इट वॉज दे हु हेल्प अस, ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को, अस मतलब दो हो गए, इट इज दे हु हेल्प अस, उन्होंने मेरी मदद की, दिस इज शी हु। तो ये इतना सिनेरियो, ये तीन आपने तीन चीजें, सेंटेंस भी सीख ली, इम्प्लीमेंटेशन भी सीख लिया। अब आप क्या करोगे, दिस इज शी हु वॉन द प्राइज। अभी लड़की आपको बताएगी, चलो ठीक है, इट्स ओके, जो भी हुआ होने दो। अभी क्या, इट्स ओके व्हाट हैपेंड, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हु वॉन द प्राइज। वो फिर लड़की बताएगी, मुझे बताना तो पता है कि कौन किसे प्राइज मिला है, फिर आप इंडिकेट करेगी इस लड़की को और क्या कहेगी, दिस इज शी हु वॉन द प्राइज, ये वही लड़की है जो जिसे प्राइज मिला है। तो दिस के साथ देखो इज लगा हुआ है, क्या है ये, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके साथ हमने क्या लगा हुआ है, शी लगाया हुआ है, ना कि हर, दिस इज हर नहीं, दिस इज शी, और उसके साथ हु वाला हमने दोनों एग्जांपल दे दिया। हु वॉन द प्राइज, क्योंकि ये लिविंग है, जिसने की सेंस में आएगा, जिसने की प्राइज जीता, इट इज शी, ये वही है जिसने प्राइज जीता है, इट इज शी, ओके। इट वॉज वी हु आर रेडी टू गो। अब हो गया, सब प्रोग्राम खत्म हो गया, अब कहेंगे चलो जो हुआ सो हुआ, नाउ इट इज वी हु रेडी टू गो। अब हम ये हम है जो जाने के लिए तैयार है, अब यहाँ से हम निकलने के लिए तैयार है, प्रोग्राम इज ऑलरेडी ओवर। तो ये तरीके हैं आपको स्पोकन के साथ इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का और तैयार करने का, रीडिंग करने का। whatever you want to say you okay now हम मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आफ्टर टू विच, बस एक और ये कर लेते हैं यहाँ पे खत्म करके, फिर हम रेस्ट ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू कवर टुमारो, ओके।
अब हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, आफ्टर हु विच टू बी यूज नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आप समझ गए हैं, अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। नॉट ऑब्जेक्ट, ओके यहीं पे एंड अप कर देते हैं, उसी चीज का उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आफ्टर जो भी हम लोग करके आए हु विच के साथ टू बी फॉर्म अगर लगा हो तो यूज नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन, नॉट ऑब्जेक्टिव। और हाँ चलिए यहाँ तक ये खत्म हो गया, इसके बाद है फिर इट प्रोनाउन रूल्स विथ एग्जांपल्स। फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट का यूज कहाँ करते हैं। अब मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन पर्पस। ये सारे जितने भी इट वगैरह अब जो यहाँ से आ रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द थिंग इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। ये रूल्स रेगुलेशन तो है ही, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए क्यों जरूरी है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। इसके साथ ही हम एम्फेसाइज कैसे ये सारी चीजें, दीज थिंग्स हेल्प यू टू एम्फेसाइज, these things help you to speak better। जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोकन पर्पस में आप क्या देखते हो कि एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टीड ऑफ स्ट्रक्चर और ग्रामर रूल। तो ये सब चीजें आपको मदद करेंगे, कहाँ पर इट का यूज होगा एज अ नॉमिनेटिव केस, कहाँ पर इट का यूज होगा एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई हो, जो भी आपका व्यू हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको दिक्कत हो रही है, आई एम रेडी टू मेक वीडियो ऑन दैट। आपको अगर यहाँ पे चीजें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन शेयर विथ मी। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।